We are investors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. तो जो आज का सब्जेक्ट है वह है लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट इसलिए कि अ, हमारी जो इकॉनमी अभी कर रही है वो पिछले साल की जो हमारी इकॉनमी थी इसी टाइम पे। तो पिछले साल की इकॉनमी जो इस टाइम की थी वो एक लो बेस वहां बनाया था उसने, ड्यू टू इलेक्शन। और काफी बिजनेसेस जो हैं उन्होंने फ्लैट या फिर डी ग्रोथ रिपोर्ट किया था अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो वो लो बेस इफेक्ट हमें कैसे हेल्प कर सकता है उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इस एनालिसिस के दौरान अगर किसी एसेट का, किसी स्टॉक का नाम अगर मेरे द्वारा या किसी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा लिया जाता है तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उनकी सलाह लें और अपनी तरफ से भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। रिसेंट मैक्रोज देखते हैं तो सितंबर से लेके हम जब से लगातार इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो अभी ये जून 14 है, मिड जून हो चुका है। और सितंबर 24 में सब कुछ ठीक चल रहा था, हम प्रॉपर बुल मार्केट में थे। सभी जो मैक्रोज हैं लाइक डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइजेस, इन्फ्लेशन अभी से थोड़ा पहले ज्यादा था। और बॉन्ड यील्ड भी जो है वो 4 के नीचे ही था, गोल्ड प्राइसेस भी स्टेबल थे। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था। निफ्टी का वैल्यूएशन लोग बोलते थे कि थोड़ा ज्यादा हो गया है। फिर उसके बाद से वहां से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हुआ, क्रूड इनिशियली ऊपर जाना शुरू हुआ। और इन्फ्लेशन डेटा थोड़े से ठीक होने शुरू हुए, इंडिया इन्फ्लेशन भी ठीक होना शुरू हुआ आगे के मंथ में। और मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू किया। इस करेक्शन के चलते फिर डॉलर इंडेक्स आगे जो 110 तक पहुंचा। उसके बाद वहां से गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो गए, निफ्टी करेक्ट होनी शुरू हुई। फिर वहां पे डॉलर इंडेक्स ने एक टॉप बनाया जनवरी में 110 का। वहां से लगातार करेक्शन होकर अभी 14 जून को अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। डॉलर इंडेक्स का ऐसे नीचे आना इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। क्रूड प्राइसेस जो एक टाइम पे 80 के पास पहुंचे थे, फिर वहां से नीचे करेक्शन में आने शुरू हुए। और डिमांड उतनी नहीं रहेगी ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ, उसको देखते हुए फिर क्रूड प्राइस भी काफी नीचे आने लगे। जो कि अभी जो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते आपने एक सडन हाइक देखा एक वीक में। ये लगभग 10, 64 से 74 की तरफ आपको दिख रहे हैं। ये ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत ही सब्सटेंशियल ग्रोथ है। इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस इन्फ्लेशन जो पिछला रिपोर्ट हुआ था 2.3, अभी इस बार 2.4 रिपोर्ट हुआ मई इन्फ्लेशन। लेकिन जो स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 2.5 की थी, तो उससे बेटर परफॉर्म किया। और इंडिया इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी पिछले इस डिकेड में कह लें या कुछ 6-7 साल में सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट अब इंडिया का है 2.82। और इसी को शायद ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन का डेटा और अच्छा आने वाला है। शायद आरबीआई ने 50 बिप्स का रेट कट एक साथ कर दिया था। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो सेम जो उसका आजकल एक लेवल बना हुआ है 4.3 से लेके 4.5 के बीच में रहना, तो उसी जोन में अभी भी है। और ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के चलते अचानक से सबको ये लगने लगा है कि गोल्ड ही अब एक सेफ हेवन बचता है। तो वहां भी आपने डिमांड देखी, गोल्ड के प्राइसेस फिर से 3400 के ऊपर निकल गए। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ता है तो क्रूड प्राइस बढ़ेंगे और गोल्ड बढ़ेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे डॉलर इंडेक्स में इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टर्स का, ड्यू टू यूएस इकोनॉमी अपने खुद में जो उनकी समस्याएं हैं उसके चलते जूझ रही है। निफ्टी 24,719 अपने जो मई का जो लेवल था उसके आसपास ही, जो 25,200 का लेवल एक उसने टच किया, वहां से फिर थोड़ा करेक्ट हो गई आखिरी दिन। और 24,719 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। और अभी वैल्यूएशन 22.2 का पीई है उसका। तो कुल मिला के जो हम इसमें देखते हैं कि ग्लोबल मैक्रो इफेक्ट जो है वो हमारी मार्केट को भी काफी तरीके से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी हम मैक्रोज देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसी हैं उनके सपोर्ट में है। क्रूड प्राइसेस 74 का जो प्राइस है वो मैनेजेबल प्राइस है, इवन 80 तक मैनेजेबल है। 80 के ऊपर जब भी क्रूड प्राइस ऊपर निकलता है फिर वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट ज्यादा करना शुरू करेगा। क्रूड का नीचे रहना हमें पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, जैसा कि पिछले 2-3 महीनों में हमें 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 आगे जाके फिजिकल डेफिसिट को संभालने में जो 3 महीने का क्रूड का प्राइस जो 60, 65, 60, 70 डॉलर्स के नीचे रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात थी। इन्फ्लेशन का डेटा अभी भी अंडर कंट्रोल है यूएस के लिए, हमारे लिए उनसे भी ज्यादा बेहतर है।
और बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार 4.5 4.4 को ही के आसपास के जोन में ही रह रहा है। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से फर्दर भी एस्केलेट हो सकते हैं, अगर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अगर टैकल ना हुआ, डीएस्केलेट ना हुआ, तो वहां से ऊपर जाने के और चांसेस फिर बनेंगे। और निफ्टी का लेवल जो है वो बिल्कुल इनसे अफेक्टेड रहेगा, क्रूड प्राइस से डायरेक्टली अफेक्टेड रहेगा। उससे क्रूड प्राइस अगर मैनेजेबल रहते हैं, बाकी बाकी सारे भी जो डॉलर इंडेक्स है जिन लेवल पे चल रहा है उन्हीं लेवल पे रहते हैं, तो निफ्टी के पास भी फर्दर नीचे जाने का कोई बहाना रहता नहीं है। हम इस वीक में जितने इंडेक्स है उनके रिएक्शन की बात करें, तो आखिरी 2 दिन जो था, थर्सडे एंड फ्राइडे, वहां पे मार्केट ने जो ईरान और इसराइल का जो भी कंफ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते रिएक्ट किया। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव इफेक्ट तो अभी नहीं आया, मे बी अगर ये संडे या फिर मंडे तक भी अगर कंटिन्यू रहते हैं तो फर्दर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बट उसका स्केल कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करेगा। अगर स्केल छोटा होता है यानी डी एस्केलेट होता है, तो फिर ये सबको शायद संकेत मिल जाएंगे कि बहुत दिन अब नहीं चलने वाला, लेकिन अगर स्केल बड़ा होता है तो फिर रिएक्शन भी बड़ा होना चाहिए। निफ्टी 1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5%, मिड कैप 1.33, स्मॉल कैप 1.12, ये इतने करेक्शन में रहे हैं इस पूरे वीक में, जबकि माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा 0.70% ऊपर बंद हुआ। अगर हम अब निफ्टी के हाई से बात करें या बाकी इंडेक्स के हाई से बात करें, उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। जो निफ्टी 50 है वो 6% है। निफ्टी नेक्स्ट 50 पहले से ही काफी करेक्टेड है, उस वाले सेगमेंट में बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हुई है, 14.04 अभी भी वहां से ड्रॉ डाउन है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप 4 से 6% करेक्टेड है, और माइक्रो कैप पहली बार 10% से नीचे वाले जोन में आ चुका है, क्योंकि पिछला वीक भी उसके लिए पॉजिटिव ही था। यूएस की हम बात करें तो डॉ जोन्स जो है 1.32% नेगेटिव क्लोज हुआ, नैस्डैक 0.63% एंड S&P 500 0.338% नेगेटिव क्लोज हुआ। इस नेगेटिव क्लोजिंग में जो आखिरी दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसने ज्यादा हेल्प किया। और टॉप से बात करें तो फिर 2.77 से 6.45 करेक्शन है इनके ऑल टाइम हाई से, डॉ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 में। इंडेक्स लेवल पे बहुत अभी हम असर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक ही अगर हम देखें तो फुल सेशन जो है एक ही मिला, जिसमें जो भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है। और जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए, गोल्ड के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस, और उसी से फिर जाके यहाँ सब कुछ असर दिखेगा। डी एस्केलेशन या एस्केलेशन यहाँ से होता है उसके हिसाब से मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। क्रूड जो है वो अभी भी काफी बड़ी अ, उस पर डिपेंडेंसी है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, जो क्रूड प्रोड्यूसर नहीं है उनकी, काफी डिपेंडेंसी है, तो उनको क्रूड के बढ़ने से दिक्कत होगी। बट फिर भी क्रूड अगर एक लेवल में, जिस लेवल पे उसी लेवल पे रहता है, तो वो बहुत बड़ा कुछ उससे असर नहीं होने वाला है, और ये कन्फ्लिक्ट बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि 3% से तो बहुत कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो हार्मुज स्ट्रेट जो है उसके चोकिंग से हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन वो चोकिंग करने से फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अपने लिए ही मुसीबत पैदा करेंगी, क्योंकि फिर क्रूड के जो अलग अलग जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, वो दूसरे तरफ मुड़ सकते हैं। बाकी जो कंट्री जिसका जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और तरफ अपना रास्ता अख्तियार कर सकती है, तो उनको फिर वो परमानेंट लॉस भी हो सकता है कस्टमर्स का। तो बहुत ही पेचीदा है ये, बट फिर भी हमें इस पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अब ग्लोबल मैक्रो इफेक्ट को छोड़ के हम आते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे लिए है। ग्लोबल लेवल पे कुछ भी हो रहा होगा, अगर उसको हम अपने तरीके से मैनेज करने में सफल रहते हैं, जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे किया था, जिस समय क्रूड की प्राइसेस $128 पर बैरल चला गया था, उसके बाद भी हमने उस इवेंट को ठीक से टैकल किया, और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत नहीं बढ़ा, और फिर जाके हम वहां से रिकवर हो गए। उन हालातों से अभी हम बहुत ज्यादा दूर हैं। 75 और 128 में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का डेटा हम देखते हैं, इसकी हम बराबर बात करते रहते हैं। तो मई के मंथ का हम ट्रांसफॉर्मेशन का डेटा देखते हैं। पूरे साल का जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है 1,97,617 MVA का टारगेट हमने रखा हुआ है, जिसमें कि केवल मई मंथ का टारगेट था 18,530। उसके अगेंस्ट में केवल 3,150 MVA हमने अचीव किया है। तो मई का जो मंथ है वो बहुत ही बुरा रहा ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी एडिशन में। लेकिन अगर हम 2 महीने की बात करें, यानी अप टू मई, 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक,
जो हमारा टारगेट था 27,330 का, उसमें 16,590 हमने अचीव किया है। जो अंडर अचीवमेंट रहा है वो ड्यू टू मई मंथ में हमारा उतना काम नहीं हुआ है। तो ये हम अगर अब एब्सोल्यूट लेवल पे बात करें रिसेंट मंथ के हिसाब से, तो डेटा ये बहुत ही खराब दिखता है यहाँ पे। लेकिन अगर इस डेटा को हम अगर ईयरली कंपेयर करें, तो राइट साइड में आपके जो है वो सेम टाइम का 2024 का डेटा है। 2024 में हमने टारगेट रखा था 1,16,490 का टारगेट रखा था हमने। ठीक है, फुल ईयर के अचीव करने का टारगेट हमारा ये था, जिसमें पिछले साल का जो मई मंथ का टारगेट था वो था 8,280, और अचीव हुआ था 4,265। वहां भी अंडर अचीवमेंट था। रीजन वहां पे इलेक्शन को दिया गया था। इस बार का रीजन अभी भी हमें नहीं पता है। हमें जब कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगे तो उसमें रीजन पूछना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्यों नहीं अचीव हुआ। तो पिछले साल भी टारगेट अचीव नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम अचीवमेंट की बात करें, 2 मंथ के अचीवमेंट की बात करें, तो पिछले साल का 2 मंथ का अचीवमेंट रहा था अप्रैल और मई मंथ का 6,225। वेयर एज अभी का जो अचीवमेंट है वो है 16,590। लगभग लगभग 2.5 गुने से भी ज्यादा है यहाँ पे। पिछले साल की तुलना में जो अचीवमेंट हमने इस 2 महीने में किया था, उससे 2.5 गुना ज्यादा हमने मई मंथ में अंडर परफॉर्म करने के बाद भी अचीव किया है। तो अगर हम ऐसे इसको देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ग्रोथ ठीक है। और ये 1 मंथ का डिसरप्शन रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आगे वाले जो 10 मंथ है उसमें ये सेम चीज रिपीट होगी। तो हमें मंथली डेटा इसको रिव्यू करना चाहिए और पिछले साल के डेटा से भी एक बार कंपैरिजन करके देखना चाहिए। अब हम आते हैं ट्रांसमिशन के डेटा पे। ट्रांसमिशन के डेटा को देखें हम, तो हमें जो लाइंस ऐड करनी है वो 24,400 हमें ऐड करनी है। मई मंथ का टारगेट था 1,282, अचीव किया हमने 262। ये वाला डेटा भी बहुत ही खराब लग रहा है मई को देखते हुए। 2 मंथ की बात करें, अप्रैल और मई मंथ का, तो 1,983 की जगह पे केवल 620 हमने अचीव किया है। इसका मतलब कि हमारा अप्रैल का मंथ भी खराब था ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अप्रैल का मंथ अच्छा था। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के डेटा से, तो हम क्या देखते हैं कि सेम टाइम पे पिछले साल 2 मंथ में 391 ही हमने ऐड कर किया था, इस बार 620 किया है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से फिर भी ये ज्यादा है। ठीक है, अभी भी हमारे पास 10 मंथ है जो हमारा टारगेट है उसको कवर अप करने के लिए। तो इसको मंथली हमें इसे भी देखते रहने की जरूरत है। अब हम आते हैं सीडीएमओ एक्सपोर्ट के अपडेट पे। तो ये कुछ फार्मा के कुछ फेमस से नाम है जिनका ये एक्सपोर्ट का डेटा है, पूरा डेटा नहीं है, ये केवल एक्सपोर्ट का डेटा है। तो ये ज्यादा इफेक्ट उन कंपनियों के रिजल्ट को करेंगे जिनका एक्सपोर्ट में ही ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इस पे हम देखें तो अगर हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात देखें, तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में सुवेन, न्यूलैंड, आरती, कोहेंस, लॉरस, साई एंड सिंजीन, ये मंथ ऑन मंथ का ग्रोथ है। यानी पिछले मंथ से इस मंथ का ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पिछले मंथ से मतलब मंथ ऑन मंथ का है कि पिछले साल का सेम मंथ, पिछले साल के सेम मंथ में इस साल के मंथ में जो इफेक्ट है, सॉरी, जो अप्रैल मंथ का जो था और अभी मई मंथ का है, तो अप्रैल 25 से मई 25 के मंथ के बीच का अंतर है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सुवेन, न्यूलैंड, आरती, कोहेंस, लॉरस, साई एंड सिंजिन, इसमें ग्रोथ है। यानी अप्रैल से अच्छा मंथ मई गया है उनका। जबकि डिवीज, ग्लैंड, ब्लू जेट, ये इनका मंथ अप्रैल 25 से अच्छा नहीं गया है। लेकिन हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, यानी कि अगर हम मई 24 की तुलना करें मई 25 से, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाइकल, आरती, ब्लूजेट, कोहेंस एंड लॉरस, इनका पिछले साल का सेम मंथ से अच्छा गया है। जबकि डीवीज, ग्लैंड और सुवेन, न्यूलैंड, इनका पिछले साल का सेम मंथ से इस साल का जो मंथ मई है वो खराब गया है। और हम अगर 2 मंथ की बात करते हैं, अप्रैल और मई, इन 2 मंथ की बात करते हैं और इनकी तुलना हम पिछले साल के अप्रैल और मई से तुलना करते हैं, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि सब्सटेंशियल ग्रोथ आरती फार्मा, ब्लूजेट, कोहेंस एंड लॉरस में हुआ है। जिसमें कोहेंस एंड ब्लूजेट जिसमें कोहेंस एंड ब्लूजेट काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 124% एंड 140%। तो ये सिंपल सी बात है कि रिजल्ट जो है वो काफी बेटर दिख सकता है। थोड़ा सा इस डेटा को हम और रिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेटा है, नाम यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, आरती, एक्विटास, ब्लूजेट, जुबिलेंट, न्यूलैंड, डीवीज एंड लॉरस लैब्स। तो इसमें आपके पास जो थर्ड नंबर जो कॉलम है वहां पे
प्रीवियस क्वार्टर एक्सपोर्ट डेटा है, यानी कि ये मार्च का डेटा हमको दिख रहा है, मार्च क्वार्टर का डेटा दिख रहा है। और अप्रैल और मई में कितना हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं उसका डेटा दिख रहा है। और फिर जो आखिरी जो कॉलम देख रहे हैं उसमें, उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो 2 मंथ, क्योंकि ये 2 मंथ की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल और मंथ की बात कर रहे हैं, अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल और मई में कितना ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर के 2 मंथ के हिसाब से। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सभी फार्मा कंपनियों का अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2 मंथ के हिसाब से एक्सपोर्ट में। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ जो यहाँ पे दिख रहा है वो ब्लूजिट में दिख रहा है। ऊपर वाला जो पिक्चर है वो बी एंड के सिक्योरिटी से लिया गया है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो है, बट नीचे वाला जो है वो मैंने सोशल मीडिया से लिया था। ऑथेंटिसिटी मैं यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर सकता हूँ, बट ये डेटा ओपन सोर्सेस पे अवेलेबल है। अब हम कैपेक्स के आउटलुक पे आते हैं कि इंडिया अगले 5 साल में, एक तो आपने और भी बात सुनी होगी कि जो हमारा गवर्नमेंट कैपेक्स है, अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र बड़ी इकोनॉमी में एक ऐसी अकेली अकेली एक कंट्री है जिनका की प्राइवेट कैपेक्स उनके गवर्नमेंट कैपेक्स को आउटशूट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बात हमेशा होती थी कि गवर्नमेंट कैपेक्स कब तक कर सकती है, उसकी एक लिमिट है। गवर्नमेंट कैपेक्स को जो प्राइवेट कंपनीज के कैपेक्स है उनको फिर कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए उनको। ठीक है, अकेले गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का काम कैपेक्स करने के बाद डिमांड रिवाइवल उसका काम होता है। डिमांड बना के दे दे, डिमांड जैसे मार्केट में रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर्स अपने आप कैपेक्स करना शुरू कर देंगे। वो ट्रेंड अब यहाँ से होता हुआ दिख रहा है। तो जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से ये S&P ग्लोबल रेटिंग का जो रिपोर्ट है उसका है, तो $850 बिलियन का कैपेक्स जो है वो होने वाला है 5 ईयर्स में। ठीक है, डबल कैपेक्स टू $850 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये S&P की रिपोर्ट है। इस $850 बिलियन में 28% कैपेक्स केवल पावर पावर जनरेशन में होने वाला है, और 10% कैपेक्स ट्रांसमिशन में होने वाला है। मतलब पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन का कैपेक्स 38% होने वाला है इंडिया में। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहेंगे उनमें क्या होगा, ऑयल एंड गैस का कैपेक्स 10% का है। तो आप देख सकते हैं 10% का मतलब कि 850 यानी $85 बिलियन का कैपेक्स ऑयल एंड गैस में जाएगा। टेलीकॉम में ठीक ठाक है, ग्रीन हाइड्रोजन में, मेटल्स एंड माइनिंग में, ऑटो, सीमेंट एंड देन अदर्स में। आप अगर पूरा वॉल्यूम पढ़ेंगे जहां जहां येलो मार्क्ड है तो वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे आप तो थोड़ा और कंक्रीट आप देख पाएंगे। तो मेजर हम कैपेक्स कहाँ देख रहे हैं, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा कैपेक्स, 38% का कैपेक्स केवल उधर मूव होने वाला है। ठीक है, इसमें जो मेजर बेनिफिशियरीज हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करना है 2030 तक, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। उसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड ये लीड करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके बाद जो इनके फर्दर जो इनके कस्टमर हैं या क्लाइंट हैं, ठीक है, उनको कितना ये पास ऑन करते हैं। जैसे पावर ग्रिड जो कैपेक्स कर रही है ट्रांसमिशन में, वो फिर छोटी छोटी ट्रांसमिशन कंपनीज को काम देती है। तो उससे, क्योंकि पावर ग्रिड का, एनटीपीसी का, इनका जो बेस है बहुत बड़ा है, रेवेन्यू का बेस बहुत बड़ा है। छोटे कंपनी को जब ये काम देती है तो उनका बेस बहुत छोटा होता है, तो उसमें एकदम बहुत ही बड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे जो सबसे लास्ट में एक चीज डिनोट है कि इमर्जिंग सेक्टर्स सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर एंड बैटरी प्लांट्स वे आर पोइज्ड टू अट्रैक्ट $50 बिलियन टू $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब थोड़ा सा आप इसको पूरा पढ़ेंगे एक बार तो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना कहाँ कैपेक्स प्लान है और किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ आपको हमें ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा एक आउटलाइन मिलेगा यहाँ पे। ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ कैसे होने वाला है अगले 5 साल में, और उस फिर उस ग्लोबल ग्रोथ में हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, जो और भी जो मेजर डेवलप्ड या इमर्जिंग इकोनॉमी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये अगले 5 साल में 2025 से लेके 2030 तक जो ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी आगे, उसमें जो कंट्रीब्यूटर होगा सबसे बड़ा वो चाइना होगा, 23% कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिया 15.2% कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना लगभग 18 ट्रिलियन के आसपास, हमसे 4 गुनी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। और यूएस की बात करें तो वहां पे 28 ट्रिलियन है, तो हमसे कम से कम वो 6-7 गुना ज्यादा है। यूएस 7 गुना ज्यादा हमसे बड़ी है। तो हमसे मल्टीपल टाइम्स बड़े होने के बाद भी आप अगर
कंट्रीब्यूटर देखेंगे 100% अगर ग्रोथ में कितना करेंगे, तो चाइना 23% एंड इंडिया 15%। यानी इंडिया एंड चाइना, एशिया की बात कर ले तो लगभग 38-39% ग्रोथ केवल एशियन कंट्रीज होने वाली है। इसीलिए आज के टाइम पे हम साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं, हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकते हैं, लेकिन हम 15% से ज्यादा ग्रोथ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। तो हमें कोई भी रूल आउट इस टाइम पे नहीं कर सकता। अभी आपने देखा था कि G7 में प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, वहां पे जो भी कंट्री है सारी डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो सबको इंडिया चाहिए। चाइना पहले से कंट्रीब्यूटर है, काफी तेज ग्रोथ होके आया है, अब उसका ग्रोथ जाके 4-5% के बीच में आके रुका हुआ है, बट हम अभी भी ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, ये तो अभी की जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके हिसाब से, अगर ग्रोथ हमारी यहाँ से तेज हुई तो कंट्रीब्यूशन हमारा और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक। अब जरा हम देखें इसको कि इसको हम कैसे देख रहे हैं कि हमें थोड़ा वैलिडेशन मिले। तो हम जीएसटी कलेक्शन के डेटा पे एक बार आते हैं। तो ये डेटा मैंने पिछली बार भी जब अप्रैल का डेटा आया तो मैंने इसको शेयर किया था, तो एक बार हम देखते हैं इसमें। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पिछले दो जो मंथ का डेटा कलेक्शन का आया है, वो 16.4 एंड 12.6। जब इकॉनमी स्लो डाउन की बात हम कर रहे थे इलेक्शन के बाद और प्रोलॉन्ग्ड मानसून के बाद, जहां पे डबल डिजिट डेटा आना बड़ा मुश्किल हो गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24 की बात करें तो आप देखें लगातार 4 महीने 6.5, 8.9, 8.5, 7.3, ये हमारा जीएसटी कलेक्शन का डेटा था। इतना ही ग्रोथ हो रहा था, जिससे कि लगातार बातें होने लगी थी कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, उसके बाद से जनवरी में एक ठीक जंप मिला, फिर फरवरी में फिर वही अब 8 के आसपास आ गए, फरवरी में बहुत काम नहीं हो पाया था। मार्च में फिर लगभग डबल डिजिट के आसपास पहुंचे दिखे, और अप्रैल मई में हम अचानक से वापस डबल डिजिट, और अभी मई में हम हाई डबल डिजिट पे आ गए। तो अभी जो हम लो बेस इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो ये लो बेस इफेक्ट आप मानेंगे कि अगर सपोज जैसे अब इसके बाद जून का डेटा आना है, तो अभी हमने क्या देखा कि जून 24 में जीएसटी कलेक्शन का डेटा में ग्रोथ, 24 की बात कर रहा हूँ, 7.6% था। तो ये भी एक लो बेस बनाता है जून 25 के लिए, तो अच्छा खासा जीएसटी जंप देखने को जून में भी मिल सकता है। इवन अगर मई 25 का डेटा ही रिपीट हो गया, तो भी जीएसटी कलेक्शन में 16.4% का जंप देखने को मिलेगा फिर से जून में। ठीक है, जबकि जो नंबर संकेत करते हैं जून का डेटा मई से ठीक होता है, अच्छा होता है। अगर जून में मानसून स्टार्ट हो गया तो फिर वहां इफेक्ट हो जाता है, अगर वो मानसून जुलाई तक टला तो जून का डेटा अच्छा आने की संभावना बनती है। तो यहाँ से अब डबल जीएसटी कलेक्शन होते रहे, ऐसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा है। तो ये जो पिछले साल का लो बेस बना है जीएसटी कलेक्शन में, या बाकी जीएसटी कलेक्शन का लो बेस बनना, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का लो बेस बना होगा। तो मतलब दोनों चीजें आपको डिनेट करती मिलेंगी। अगर जीएसटी कलेक्शन का डेटा अप्रैल, मई और जून के महीने में बहुत ही अच्छे आते हैं, ये सीधा संकेत है कि जो कंपनीज हैं इंडिया की, लिस्टेड या अनलिस्टेड, लेकिन जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, मतलब जो जीएसटी पे करती है, सिंपल सी बात है, उनका भी रिजल्ट अच्छे आने की पूरी संभावना है। इसका मतलब यही होता है। अब आते हैं थोड़ा ट्रेड वार पे, कि ट्रेड वार में चल क्या रहा है। तो ये एक न्यूज थी, चाइनीज एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप्ड 34% इन मई, द स्टीपेस्ट फॉल सिंस फरवरी 20। फरवरी 20 क्या था? फरवरी 20 कोविड का टाइम था, जहां पे ट्रेड सारे बंद हो गए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। ठीक है, पेंडेमिक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ट्रम्प का टैरिफ लगा है, उसके चलते चाइनीज एक्सपोर्ट 34% कम देखने को मिला मई के मंथ में, जो पिछला मंथ खत्म हुआ है। और ये लगातार दूसरा मंथ डिक्लाइन देखने को मिला था, यानी अप्रैल में भी डेटा सेम तरह से ही चले थे। तो अप्रैल से ही टैरिफ का डेटा जो है इफेक्ट हुआ है। लेकिन इसको फिर उसने कैसे स्क्वायर अप किया चाइना ने? हमें क्या देखने को मिला कि चाइनीज शिपमेंट जो है वो वियतनाम की तरफ 22% बढ़ा हुआ दिखा। पूरा तो नहीं कर सकते हैं, बट 22% चाइनीज शिपमेंट बढ़ गया वियतनाम की तरफ। इसका मतलब क्या सीधा निकल के आता है कि चाइना यूएस टैरिफ को अवॉइड करने के लिए वियतनाम के थ्रू अपना सामान भेज रहा है, कि वियतनाम से होके जाएगा, तो उनको कुछ कंसेशन वहां पे दे रखे हैं, तो वहां कम से कम उनका सामान चला जाए। तो हालांकि पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, बट ये पूरा जो कुछ भी ड्रॉ डाउन या कह लें आप अनसर्टेनिटी ट्रेड में चल रही है, वो सामने आपके दिख रहा है। तो चाइना के पास भी कुछ चीजें कंट्रोल में है, तो उसने फिर क्या किया है, आपके सामने यहाँ पे ये सारे
रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इस पे उन्होंने बैन तो नहीं किया इसने, बट वहां पे कर्व कर दिया एक्सपोर्ट उसका, कि हम इसमें कुछ अलग से कुछ ये चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, हम यहाँ नहीं भेज सकते। ये सब करके उसने एक्सपोर्ट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अभी देखते हैं कि ये जो सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ से हैं। उसके यूजेस ईवी में है, पैसेंजर व्हीकल्स में है, टू व्हीलर्स में है, कमर्शियल व्हीकल्स में है। ठीक है। सामने आप देख रहे हैं किस किस तरह के उसके सेगमेंट में, जैसे ट्रैक्शन मोटर, रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम, फिर यहाँ पीवी में आएंगे आप तो अल्टरनेटर्स, पावर स्टीयरिंग, टू व्हीलर्स में आएंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, हाइब्रिड सिस्टम्स, और फिर कंज्यूमर व्हीकल में आएंगे तो ये आप देखें यहाँ पे, कमर्शियल व्हीकल में आएंगे आप तो ट्रैक्शन मोटर्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स। तो इसमें इनके यूजेस हैं। थोड़ा सा डिटेल चाहिए आपको तो राइट साइड में उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसने कर्व करना शुरू किया, तो फिर जिसके पास भी मोटर का ठीक ठाक काम है, जितनी भी कंपनी मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, तो काफी अच्छा खासा मोटर व्हीकल में सबके इन्वेस्टमेंट रहते हैं। वहां फिर सबको तकलीफ होनी शुरू हुई। वहां से फिर जब ये वाला जब सेगमेंट प्ले किया चाइना ने, तब जाके यूएस वहां बैठ के बात करना लंदन में शुरू किया कि चलो आके बात करते हैं। और जब पहला जो मीडिया बाइट्स आया ट्रम्प की तरफ से, वो क्या आया कि चाइना हमें अपफ्रंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा और बाकी चीजें हम देख रहे हैं कैसे देख, वो सब फिर बाद में जाके मैटरलाइज हुई। जब तक वो दोनों प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर जो निकल के आएगा ऑथेंटिकेट, उस पर हम बात करेंगे। बट फिलहाल उसने जो आखिरी जो चाइना ने जो दाव चला था वो यही रेयर अर्थ मिनरल्स का था। अब देखते हैं कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स है या एलिमेंट्स है उस पर डिपेंडेंसी इंडिया की कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जितने अलग अलग मोटर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे बयान सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे विनी मेहता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसीएमए है। फिर राकेश शर्मा है बजाज ऑटो के। राहुल भारती है एमएसआईएल के, और गोला गुंटा है एमएनएम के, और वॉल्क्स वैगन के भी हैं यहाँ पे, और टीवीएस मोटर के हैं, और निसान के भी सीईओ हैं। तो अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे तो साफ साफ दिखेगा सारे स्टेटमेंट में कि दिक्कत हो रही है हमें। जैसे मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ अगर मैं, द सिचुएशन इज सीरियस बट वी आर रिसीविंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी आर होपफुल ऑफ एन अर्ली रिजोल्यूशन। लास्ट में पढ़ दूं अगर निशान सीईओ का, तो इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक एंड इट इज ट्रू दैट इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सबकी बातें साफ साफ है यहाँ पे कि हाँ दिक्कत हो रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। और अगर हम फिर जो इन सब जो डेवलपमेंट हुए हैं उन पे जो चाइनीज जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें जिम्मेवार लोग, उनकी बात करें, जैसे ये हे याडोंग है, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तो इनका कहना है कि हमने क्यों किया है ये, तो चाइनीज गवर्नमेंट विल रिव्यू एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस related to the dual use items in accordance with law and regulation and will approve those applications that meet the requirement to facilitate compliant trade. Second statement है लिन जियान का, China's export control measures are non-discriminatory and non-targeted at any particular country। मतलब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेशंस पूरा नहीं हो रहा है कंट्रीज के द्वारा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसे करके इसको थोड़ा सा कर्व करने की कोशिश की है उसकी। रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स में चाइना का जो माइनिंग है या उनका जो कंट्रोल है, 70% है वर्ल्ड का चाइना के पास है। 70% वो कंट्रोल करता है, जबकि जो जो पूरी सप्लाई चेन है इनकी, वर्ल्ड की पूरी सप्लाई चेन को वो 90% कंट्रोल करता है। प्रोडक्शन 70% उसके यहाँ होता है। इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना पे, आप यहाँ पे देख, 2020 में 47% डिपेंडेंसी थी, 24 तक 65% डिपेंडेंसी चाइना पे है हमारी। ये रेयर अर्थ मिनरल्स का इम्पोर्ट है, आप देख रहे हैं, FY20 में 1848 टन था, जो कि अभी FY24 में 2270 टन हो गया। लगातार ये भी बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि हम एज ए कंट्री बढ़ रहे हैं, हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं रेडी आइटम्स। जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे हमें उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऊपर जो लाइन देख रहे हैं वो परसेंटेज की है, शेयर ऑफ चाइना इन इम्पोर्ट्स टू इंडिया, 47, 66, 75, 77, 65। अभी हम कोशिश करने वाले हैं आगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि रेयर अर्थ में हम थोड़ा सा डिपेंडेंसी चाइना पे या किसी फॉरेन कंट्री पे थोड़ा कम करें हम, ताकि इस तरह से डिस्क्रिप्शन हमें डायरेक्टली ना हो। तो उस पे फिर आप बहुत सारी कंपनीज का अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ें एक बार, कौन कितना कैसे कर सकता है। उसमें टाइम लगेगा, बहुत ही बड़ा इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, अलग अलग तरह की मेट्रोलॉजी काम आती है उसमें, तो कैसे क्या करना है, टाइम लगेगा उसका उसकी तरफ शिफ्ट होने में। बट फिलहाल इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत है। तो जो दोनों कंट्री के जो काउंटर पार्ट है
वापस में बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्थिति जो है थोड़ा एज आउट होने की तरफ जा रहा है। तो जैसे कि ट्रेड वार स्टार्ट हुआ था, तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम किसी को रूल आउट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। कोई कंट्री बहुत आगे निकली है तो उसके बहुत सारी चीजों पे वो ऑनरशिप लेके एक अलग एज बना के चली होगी। ठीक है, तो अगर वो एज को खत्म करने की कोशिश करेगी तो अचानक सबको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो डिसरप्शन तो हुआ है, बट ऐसे आप रूल आउट किसी को नहीं कर सकते, ये पहले से हम बात करते आ रहे हैं। तो हालांकि यूएस ने चाइना के साथ बातचीत करनी शुरू की और कंक्लूड भी हो चुका है। हम भी रेयर अर्थ वाले पे काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अपनी भी डिपेंडेंसी पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत टाइम लग सकता है। तो विद दिस आई फिनिश, एनी क्वेश्चन यू हैव?